गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोगों ने अपना टॉपिक इंट्रोडक्शन फार्माकोलॉजी का फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स पूरा कर लिया था। आज हम लोग जो है बात करेंगे जिसकी वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। पर उससे पहले हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे जो कि फार्मा में ज़रूरी है, ठीक है। और वो बहुत ही शॉर्ट पे पढ़ेंगे, लेकिन उसका जानना ज़रूरी है कि एक्चुअल में वो होता क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग पोटेंसी की। उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कि पोटेंसी क्या होती है। तो पोटेंसी जो होती है वो क्या होती है? मिनिमम अमाउंट ऑफ ड्रग डोज रिक्वायर्ड टू शो द इफेक्ट ऑफ ड्रग। यानी कि मान लीजिए दो दवाएं हैं, एक हमारे पास है पैरासीटामोल और एक है हमारे पास ट्रामाडोल, ठीक है। पैरासीटामोल आती है 500 mg, ट्रामाडोल आती है 30 mg की। दर्द के लिए देना है, जल्दी आराम किससे मिलेगा? पीसीएम से मिलेगा या फिर ट्रामाडोल से मिलेगा? ऑफ कोर्स किससे मिलेगा? ट्रामाडोल से मिलेगा। तो क्या होता है, ट्रामाडोल जो है वो क्या है, उसकी पोटेंसी है, यानी कि मिनिमम डोज पे, यानी कि डोज कितनी है 30 mg, मिनिमम डोज पे क्या करेगा वो अपना अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर देगा। कैसे? जल्दी, ठीक है। तो पोटेंसी क्या होती है? पोटेंसी होती है मिनिमम अमाउंट ऑफ ड्रग डोज required to show the effect of drug। नोट्स आप लोग पीडीएफ से ज़रूर ले लीजिएगा, वो हैंड रिटन नोट्स हैं और काफ़ी अच्छे हैं, आप लोग को समझ में भी आएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग एफिशिएंसी की, एफिकेसी की। एफिकेसी क्या होती है? अब एफिकेसी क्या होती है, इसमें हम लोग मिनिमम अमाउंट नहीं देखते, इसमें हम लोग क्या देखते हैं? इफेक्ट देखते हैं। क्या देखते हैं? इफेक्ट देखते हैं कि यानी कि मैक्सिमम इफेक्ट किससे आ रहा है, मैक्सिमम इफेक्ट किससे आ रहा है। अब एक तरफ हम लोगों ने ले लिया ट्रामाडोल जो कि कितना है 30 mg है, और एक तरफ ले लिया मॉर्फिन, मॉर्फिन कितनी है 50 mg है। अब सर दर्द में या फिर भयंकर सर दर्द में जिसमें भी होगा तो आराम किससे मिलेगा? मॉर्फिन से मिलेगा। अब यहाँ पे मॉर्फिन 50 mg हो या 500 mg हो, जो मैक्सिमम इफेक्ट शो करेगा उसी की क्या होगी? एफिकेसी अच्छी होगी। ओके, तो एफिकेसी क्या होती है? मैक्सिमम इफेक्ट शोज, दैट ड्रग शोज मैक्सिमम इफेक्ट इन ऑप्टिमल और लेबोरेटरी कंडीशन में। यानी कि लैब में जब दवा प्रिपेयर होती है उसमें जो मैक्सिमम इफेक्ट जो शो करती है वो क्या होती है? एफिकेसी होती है। पर यही चीज़, ये चीज़ क्या होती है? लैब में होती है। और यही चीज़ अगर एक्चुअल में यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ में देख लिया जाएगा तो प्रैक्टिकल लाइफ में जो अगर मैक्सिमम इफेक्ट शो करता है उसे क्या बोलते हैं? इफेक्टिवनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इफेक्टिवनेस। ओके, तो ये हो गया हमारा एफिकेसी और इफेक्टिवनेस में फ़र्क। एफिकेसी क्या होती है? मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस एन ऑप्टिमल लेबोरेटरी कंडीशन। और इफेक्टिवनेस क्या होता है? ड्रग दैट प्रोड्यूस मैक्सिमम इफेक्ट इन प्रैक्टिकल लाइफ। दैट्स इट। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं, जैसे कोई भी दवा होती है जब हम लोग लैब में प्रिपेयर करते हैं तो उस टाइम पे वो असर दिखाई दे रहा होता है, अच्छा इफेक्ट दिखाई दे रहा होता है। पर जब वो वहाँ पे आती है, जब ये रियल लाइफ में आती है और प्रैक्टिकल लाइफ में आती है तो वो उस टाइम पे अच्छा शो नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट बॉडी रिएक्ट्स डिफरेंटली। तो इसीलिए उसकी एफिकेसी अच्छी होती है पर इफेक्टिवनेस नहीं शो कर पाता है हर जगह जाके। तो इसीलिए एफिकेसी और इफेक्टिवनेस में ये डिफरेंस होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑर्फन ड्रग्स की, कि ऑर्फन ड्रग्स क्या होती हैं।
तो जो ड्रग्स रेयर यूज़ करी जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ऑर्फन ड्रग्स। एग्जाम्पल हो गया आपका डेप्सोन। यानी कि जो ड्रग्स का यूज़ बहुत ही कम होता है उसे हम लोग ऑर्फन ड्रग्स कहते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग एसेंशियल ड्रग्स क्या होता है। एसेंशियल ड्रग एसेंशियल ड्रग होती है जो ड्रग सबसे ज़्यादा यूज़ करी जाती है, मैक्सिमली यूज़। फॉर एग्जाम्पल पीसीएम। जो ड्रग्स हर एक सेंटर पे, हर एक ऑल लेवल ऑफ हेल्थ केयर सेंटर, चाहे वो सब सेंटर हो, चाहे वो तुम्हारा पीएचसी हो, चाहे वो तुम्हारा सीएचसी हो, चाहे वो तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, हर लेवल पे जहाँ पे जो ड्रग मौजूद होती है और मैक्सिमम यूज़ होती है उसे क्या बोलते हैं? एसेंशियल ड्रग होती है वो। वही सारी क्या होती हैं? एसेंशियल ड्रग्स होती हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्लेसिबो की। कि प्लेसिबो क्या होता है? तो प्लेसिबो क्या होता है? ये एक इनएक्टिव ड्रग होती है इनएक्टिव ड्रग जो किसके लिए यूज़ करी जाती है? टू रिलीव साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। जैसे मान लो किसी को दिक्कत नहीं है कोई भी, लेकिन वो कह रहा है मेरे दिक्कत है, दर्द है, दर्द है, तो उसे क्या किया? पानी का ही इंजेक्शन लगा दिया गया या फिर ग्लूकॉन डी जैसी चीज़ दे दी गई, चीनी का पाउडर दे दिया गया, तो वो क्या कहेगा? हाँ मेरा दिक्कत ठीक हो गया है। तो ये एग्जाम्पल है किसका? प्लेसिबो का। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग फार्माको विजिलेंस की। फार्माको विजिलेंस क्या होता है? फार्माको विजिलेंस होता है स्टडी ऑफ एडवर्स इफेक्ट। यानी कि एडवर्स इफेक्ट की स्टडी करना क्या होती है? फार्माको विजिलेंस होती है। क्लियर? तो ये कुछ हो गए हम लोग के इम्पोर्टेंट टर्म्स और डेफिनेशन। इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। यहाँ से हमारी मेन फार्मा शुरू होती है और इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता क्या है बेसिकली? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहाँ से आया? हम लोग के पास, सबके पास, हर एक की बॉडी में क्या होता है? दो चीज़ प्रेजेंट होती है नर्वस सिस्टम में। बेसिकली सबकी नर्वस सिस्टम में दो चीज़ प्रेजेंट होती है। एक होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है? दो चीज़ें आती हैं, एक आता है ब्रेन और एक आता है स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है? एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आता है और एक आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर? तो ये दोनों चीज़ें हम लोग की बॉडी में होती हैं खास। अब हम लोग को बात किसकी करनी है यहाँ पे? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की यहाँ पे बात करनी है। किसकी बात करनी है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करनी है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है दो तरह का। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो कि इनवॉलेंटरी हो पाए। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम
और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो कि किसके अंडर में काम करता है, स्ट्रेस के अंडर में काम करता है, वर्क इन स्ट्रेस, जो कि क्या रिस्पॉन्स देता है, फ्लाइट या फिर फाइट का। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रेस्ट और डाइजेस्ट के लिए, ये दो चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जो इनमें न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ होता है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एडीआर, नॉर एडीआर यानी कि एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, और आपका यूज़ होता है डोपामिन। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में यूज़ होता है वो होता है आपका एसिटाइल कोलिन। अब हम लोग इनमें बेसिकली डिफरेंस जानेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। आखिर पैरासिम्पैथेटिक में बहुत लोग को कन्फ्यूजन होती है कि व्हाट इज़ सिंपैथेटिक, व्हाट इज़ पैरासिम्पैथेटिक, आखिर इनमें डिफरेंस होता क्या है। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, और यहाँ हम लोग बात करेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देके आपकी पूरी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। जैसे मान लीजिए कि आप रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, आप रास्ते में जा रहे हैं और आप दुकान के सामने खड़े हैं, आपने दुकान से सामान ले लिया। दुकान से सामान लेने के बाद क्या हुआ, एक कुत्ता बैठा हुआ था आपके पीछे। कुत्ते ने आपको देखा और आपने गलती से उसकी पूंछ पे पैर रख दिया। ठीक है, अब पैर रखते ही कुत्ते का मूड सनक गया, और जब कुत्ते का मूड सनका तो क्या किया, उसने भौंका और आप डर के मारे क्या हुए, भाग गए। जब आप भागे तो उसने आपको दौड़ाया। दौड़ाया तो क्या हुआ, आपका जो हार्ट रेट था भागते भागते वो बढ़ा, बीपी बढ़ गया, रेस्पिरेशन रेट बढ़ गया, स्वेटिंग पसीना और आ गया, जो थूक थी, सलाइवा था, वो क्या हुई, कम हो गई, यानी कि मुंह आपका सूख गया। आँखों की पुतली थी वो क्या हुई, डायलेट हो गई। कुत्ते को देखते देखते क्या हो गई, डायलेट हो गई, आंखें फटी की फटी रह गई उसको देख के। और क्या हो गया आपके साथ, आपकी जो ब्लड वेसल्स थी वो क्या हो गई, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई। वेसल्स क्या हो गई, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई। और क्या क्या हुआ आपके साथ, आपका जो यूरिन आउटपुट था वो क्या हो गया, यूरिन आउटपुट आपका कम हो गया। ब्लैडर मूवमेंट क्या हो गए, कम हो गए। आपका ब्रोंकस क्या हो गया, डायलेट हो गया। और वेगस नर्व में और आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें क्या फ़र्क आया, ड्यू टू स्ट्रेस अर्ली इजैकुलेशन हो जाता है इसमें। तो ये आपके क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एग्जाम्पल हो गए, और इसी के ये पॉइंट्स हो गए। क्या होगा जब कुत्ता दौड़ाएगा, तो आपका बीपी, आपका जो है आपका रिस्पायरेशन रेट वो बढ़ जाएगा, आपका बीपी बढ़ जाएगा, आपका रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा, एचआर हार्ट रेट बढ़ जाएगा, स्वेटिंग बहुत होगी, सलाइवा बिल्कुल सूख जाएगा, पीपल डायलेट हो जाएंगी, वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, और आपका यूरिन आउटपुट क्या होगा, वो बिल्कुल ही लो हो जाएगा, ब्लैडर मूवमेंट लो हो जाएंगे, और जो आपके ब्रोंकस हैं वो डायलेट हो जाएंगे, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होगा, अर्ली इजैकुलेशन होगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रेस की कंडीशन वहाँ पे मौजूद होगी। अब यही होता है फाइट एंड फ्लाइट में। अब भाई कुत्ता दिख गया, या तो उससे लड़ो बैठ के, फिर वो काटे तो तुम भी काटो, और या तो क्या है, वहाँ से भाग जाओ। तो ये दो कंडीशन आती हैं इसकी फाइट एंड फ्लाइट की सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे।
अब यहाँ पे आता है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, सारी चीज़ें आपकी अपोजिट चलेंगी इससे, सारी चीज़ें क्या चलेंगी, इससे अपोजिट चलेंगी। यानी कि बी जो आपका हार्ट रेट है वो कम हो जाएगा, यानी कि रेस्ट की पोजीशन पे जब आप होंगे तो आपकी हार्ट रेट क्या होगी, नॉर्मल होगी, कम होगी। बीपी भी आपका नॉर्मल होगा, रेस्पिरेशन रेट भी नॉर्मल होगा, कम होगा। स्वेटिंग आपकी नहीं हो रही होगी, कम होगी। सलाइवा का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, इसीलिए सोते सोते क्या होता है, कभी कभी मुंह से सलाइवा निकल आता है। और आपका जो प्यूपल होगा वो क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट होगा। प्यूपल की कंडीशन कैसी होगी, कॉन्स्ट्रिक्ट होगी। वेसल्स क्या होंगी, डायलेट होंगी, तभी तो बीपी कम होगा। जब वेसल्स डायलेट होंगी तब क्या होगा, बीपी कम होगा। और आपका जो यूरिन आउटपुट है, जब रेस्ट की कंडीशन में होंगे तो यूरिन आउटपुट बढ़ेगा, ब्लड मूवमेंट बढ़ेंगे, पेरिस्टाल्सिस बढ़ेगा, और जो आपका एसिड प्रोडक्शन है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। और आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है क्या होगा उसमें, इरेक्शन। ठीक है, रेस्ट की पोजीशन में क्या होता है, इरेक्शन। अब हम लोग बात कर लेते हैं वेगस नर्व के बारे में। वेगस नर्व को क्या बोला जाता है, नर्व ऑफ नाइट, या क्योंकि ये रात में क्या होती है, एक्टिवेट होती है और हार्ट रेट को कम कर देती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, वेगस नर्व इज नोन एज नर्व ऑफ नाइट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बनता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसी पे, बस इसी बेस पे क्या होगा, हमारी पूरी फार्मा टिकी रहेगी। पूरी फार्मा हम लोग इसी बेस पे पढ़ेंगे। और फार्मा का ये जो है फर्स्ट चैप्टर समझ लीजिए है कि व्हाट इज़ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है वो हम लोग को पता चल चुका है। और राइटिंग में हो सकता है आप लोग को थोड़ी सी समस्या आए, तो इसके लिए हैंड रिटन नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसमें आप जाके टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। लेकिन आई एम श्योर आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम इस पर नहीं होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं ड्रग्स जो कि एक्ट करती हैं एएनएस पे। कौन कौन सी ड्रग्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती हैं। ओह सॉरी, तो एक तो होती है हमारी एड्रेनर्जिक, दूसरा होती है हमारी सिंपैथेटिक, सिंपोलाइटिक सॉरी, तीसरी होती है कोलिनर्जिक, और तीसरी होती है, चौथी होती है हमारी एंटी कोलिनर्जिक। अब क्या होता है इनमें डिफरेंस, और ये चारों होती क्या हैं इसकी बात कर लेते हैं। तो ये कुछ नहीं होती हैं, ये क्या होती हैं, सिर्फ ऐसी ड्रग्स हैं जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है। कोई पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को इंक्रीज़ करता है, कोई डिक्रीज़ करता है, कोई सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बढ़ाता है, कोई सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को कम करता है। तो जो एड्रेनर्जिक ड्रग होती है, नाम से ही पता चलता है एडीआर, यानी कि एनर्जिक मतलब एक्टिविटी को बढ़ा देना। तो क्या होता है, ये जो होती है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को क्या करती है, इंक्रीज़ करती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ाती है। वो ड्रग्स जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करें उन्हें क्या बोलते हैं, एड्रेनर्जिक ड्रग्स। दूसरे पे आ जाते हैं सिंपोलैटिक। लेटिक यानी कि तोड़ना, यहाँ पे लेटिक यानी कि क्या होता है, तोड़ना। तो वो ड्रग्स जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को तोड़ती है, यानी कि कम करती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को कम करती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सिम्पेटोलाइटिक बोलते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग कोलिनर्जिक। कोलिनर्जिक क्या होता है, एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है किसमें, हम लोगों ने पीछे प्रीवियसली पढ़ा था फार्मा में, इसमें पढ़ा था हम लोगों ने कि एसिटाइल कोलिन क्या होता है, किस में रिलीज होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में होता है। तो वो ड्रग्स जो कि कोलिनर्जिक की तरह एक्ट करती हैं, तो क्या होता है, इसमें वो एक्टिविटी को क्या करता है, बढ़ाता है। किसकी एक्टिविटी को बढ़ाता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, उसे क्या बोलते हैं, उन ड्रग्स को बोलते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स।
और वो ड्रग्स जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को डिक्रीज करें उसे क्या बोलेंगे हम लोग? एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स बोलेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल्स बहुत अच्छा है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ाता है उसका एग्जाम्पल है आपका ADR यानी कि एड्रेनलिन एग्जाम्पल है आपका। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को जो कम करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? बीटा ब्लॉकर, इसको सिंपैथोडाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। और जो कोलिनर्जिक है वो कौन सी है? जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को इनिशिएट करता है, वो है आपका डिजॉक्सिन। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को डिक्रीज करता है, उसका एग्जाम्पल है आपका एट्रोपिन। सारी दवाइयों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, फार्मा का एक भी टुकड़ा कहीं से भी बच नहीं पाएगा। बस यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो आपको सिर्फ राइटिंग इशू होगा, वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा क्योंकि आपको इसके PDF नोट्स लिंक के डिस्क्रिप्शन में होंगे। नीचे एक ऑप्शन लिखा होता है मोर का, जब आप उस ऑप्शन में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप इसके हैंड रिटन PDF नोट्स ले सकते हैं, जो कि क्या है? हैंड रिटन है और वो बिल्कुल क्लियर है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं, हम लोगों ने पूरे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात कर ली, हम लोग बात करते हैं व्हाट इज कोलिनर्जिक्स। कोलिनर्जिक्स क्या होता है एक्चुअल में? कोलिनर्जिक क्या होता है? कोलिनर्जिक जो होता है वो दो तरह का होता है। कोलिनर्जिक क्या होता है आपका? एक तो क्या करता है वो, कोलिनर्जिक से निकलता है आपका एसिटाइल कोलिन। ठीक है, क्या निकलता है आपका? एसिटाइल कोलिन, जो कि क्या करता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, अब जो आपका एसिटाइल कोलिन है, ठीक है, जो आपका एसिटाइल कोलिन है वो क्या करता है? आपका एसिटाइल कोलिन आपका दो तरह से काम करता है, एक तो सोमैटिक में काम करता है और एक आपका किसमें काम करता है? पैरासिम्पैथेटिक में। इसमें यहाँ पे ये क्या काम करता है? वॉलेंट्री काम करता है। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या करता है? इनवॉलेंट्री काम करता है। यहाँ वॉलेंट्री कैसे करता है? क्योंकि ये मसल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, मसल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। और यहाँ पे ये क्या काम करता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये क्या काम करता है? ये जो है इसकी एक्टिविटी को बढ़ाता है, यानी कि जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसे कम करता है और रेस्ट और डाइजेस्ट को प्रमोट करता है। क्लियर? ये बात हो गई आपकी कोलिनर्जी की। हम लोग एक डिजीज़ पढ़ेंगे जिसका नाम है मायस्थीनिया ग्रेविस, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिससे हम लोग उसकी कुछ ड्रग्स जानेंगे और वो क्या होता है ये जानेंगे बहुत अच्छे से। तो बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले ये बात करते हैं कि जो हमारा ACH है, हाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी है, जो आपका ACH है यानी कि एसिटाइल कोलिन है, जो आपका शॉर्ट में लिख रहे हैं सारी चीज़ें, वो दो तरह पे होता है। एक तो M रिसेप्टर पे वो काम करता है और एक N रिसेप्टर पे काम करता है। जो M रिसेप्टर होता है उसे क्या बोलते हैं? मस्कुलरैनिक रिसेप्टर। ये कहाँ काम करता है? आपका ऑर्गन्स में काम करेगा। ठीक है, दूसरा आपका हो गया N फॉर निकोटोनिक, ये कहाँ काम करता है? न्यूरोमस्कुलर पे काम करता है। और इससे क्या होती है? मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी। अब बात करते हैं ये क्या होता है। तो ये हम लोगों ने बात कर लिया, ये दो तरह से काम करता है, एक सोमैटिक पे और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे। ये बात हो गई थी। फिर एक M रिसेप्टर पे आता है, फिर एक N रिसेप्टर पे आता है। तो M रिसेप्टर को मसल कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं और जो आपका N रिसेप्टर होता है वो निकोटोनिक रिसेप्टर होता है। अब एक डिजीज़ का नाम सुना होगा आपने जो कि कॉन्ट्रैक्शन पे ही डिपेंड करती है, जिसका नाम है मायस्थीनिया ग्रेविस।
क्या होती है ये डिजीज़? ये डिजीज़ जो होती है वो सबसे पहले बात कर लेते हैं, वो होती है ऑटो इम्यून। इट इज़ अ ऑटो इम्यून डिजीज़। अब ये डिजीज़ क्या होती है, आज हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे और आज के बाद इसमें कोई भी कन्फ्यूजन किसी को भी नहीं होगी। तो ये डिजीज़ होती क्या है? हमारी बॉडी में क्या होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपका, ये आपका क्या हो गया, प्री सिनेप्टिक एरिया हो गया। ये क्या हो गया आपका, पोस्ट सिनेप्टिक एरिया हो गया। यहाँ पे क्या आपके हैं, साइनैप्स प्रेजेंट हैं। पहले है तो प्री सिनेप्टिक, आगे है तो पोस्ट सिनेप्टिक। यहाँ कौन सिग्नल देगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिग्नल देगा। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने सिग्नल दिया कि आपको अपना हाथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे जो आपका ACH भरा होगा यानी कि एसिटाइल कोलिन भरा होगा, वो क्या आएगा, नीचे आएगा और यहाँ पे N रिसेप्टर पे N रिसेप्टर्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। इसको क्या करेगा, बाइंड कर लेगा और जब ये इसको बाइंड कर लेगा तो क्या होगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये इसका क्या है, नॉर्मल प्रोसेस है और ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा। और एक एग्जांपल है, अगर मान लो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, एक्स्ट्रा आपका एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन एसिट्रेज। तो ये क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है किसको, इसको, और वापस कहाँ भेज देता है, रेस्ट करने के लिए प्री सिनेप्टिक में। तो प्री सिनेप्टिक एरिया में ये क्या करता है, इसको वापस भेज देता है, किस लिए, रेस्ट करने के लिए, कि अभी आपकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो ये क्या करेगा, इसको वापस भेज देगा। अब माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या होती है, दो कंडीशन आती हैं आपकी, दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो क्या होगा, आपका जो मसल है वो आपका कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या होगी, आपकी मसल्स क्या होंगी, वीक भी हो जाएंगी। ठीक है, दो चीज़ें ये हो गई आपकी। तो क्या होता है, जब मसल्स वीक हो जाती हैं तो सबसे पहले असर किस पे आता है, जो अर्ली सिम्टम होता है वो क्या होता है, अर्ली सिम्टम इसका क्या होता है, टॉसिस। क्या होता है इसका अर्ली सिम्टम, टॉसिस, यानी कि ड्रॉपलेट ऑफ आईलिड। आईलिड का ड्रॉपिंग डाउन होना, आईलिड का। तो इसमें क्या होता है, क्यों ये अर्ली सिम्टम होता है, क्योंकि जो हमारी आईज़ की मसल्स होती हैं जब ये रिलैक्स मोड पे होती हैं तो क्या होती है, ये नीचे की तरफ होती हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट मसल्स पे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होती है तो ये क्या होती है, वापस से उठी हुई होती हैं। लेकिन जब हम लोग की बॉडी में एसिटाइल कोलिन की कमी आ जाएगी तो क्या होगा, ये डाउन ही रह जाएंगी, ऊपर की ओर नहीं उठ पाएंगी। तो इसीलिए इसका अर्ली सिम्टम्स क्या होता है, टॉसिस होता है। अब इसको चेक करने के लिए अब दो चीज़ें आती हैं। दो चीज़ें क्या क्या आती हैं हमारी बॉडी में, अब दो चीज़ें हो जाती हैं क्या, अब या तो मसल्स वीक हैं यानी कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही हैं, तो दो बात है, या तो आपके में ACH की कमी है और या तो क्या है, ACH ज़्यादा है। ठीक, तो अब क्या होगा, इसको चेक करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसका नाम होता है टेंसिलॉन टेस्ट। इसमें किसका यूज़ किया जाता है, एंडोफोनियम का, क्योंकि इसमें ACH के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, फॉर 10 सेकेंड्स ओनली, सिर्फ 10 सेकेंड के लिए वो रिसेप्टर्स होते हैं, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। अब अगर मान लो ACH की कमी होगी तो क्या होंगे, सिम्टम्स ठीक हो जाएंगे, और अगर मान लो ACH होगा तो क्या होंगे, सिम्टम्स वर्स्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम लोग को पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो अगर मान लो सिम्टम्स की दिक्कत है, तो मतलब अगर मान लीजिए आपका जो है ACH की कमी है, तो अगर ACH की कमी है तो क्या होगा, आपका सिम्टम्स ठीक होंगे। तो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी आपकी, नियोस्टिग्माइन। तो आप लोगों से नियोस्टिग्माइन देंगे, क्योंकि नियोस्टिग्माइन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, जो ACH
एसिड ट्रेस होता है उसको तोड़ता है। तो उसको तोड़ेगा, जो आपका एसिटाइल कोलिन की जो कमी होगी वो क्या होगी, वो पूरी हो जाएगी। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। लेकिन अगर ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ पूछे आपका डायग्नोसिस के लिए ऑफ मायस्थीनिया ग्रेविस, तो क्या होगा, एंडोपोनियम होगा। नियोस्टिग्माइन में क्या होता है, नियोस्टिग्माइन ज़्यादा देर के लिए काम करता है, 24 घंटे के लिए। तो अगर मान लीजिए आपका अगर कोलिनर्जिक क्राइसिस होगा, यानी कि कोलिनर्जी की कोई दिक्कत नहीं होगी, तो क्या होगा, आपकी कोलिनर्जिक क्राइसिस होगा अगर, तो क्या होंगे, वर्स्ट सिम्टम्स हो सकते हैं, वो कोमा या डेथ में भी जा सकता है। तो इसीलिए क्या हम लोग यूज़ करते हैं, एंडोपोनियम यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो एक्टिंग पीरियड होता है वो कितना होता है, शॉर्ट एक्टिंग होता है। कितनी देर का, सिर्फ 10 सेकेंड होता है। अब ये हम लोग क्यों नहीं ट्रीटमेंट में दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट एक्टिंग होता है, तो इसे बार बार देना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग अगर मान लीजिए इसी की कमी है तो क्या यूज़ करेंगे, नियोस्टिग्माइन, क्योंकि ये लॉन्ग एक्टिंग होती है कितने की, 24 आवर्स के लिए। सो फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज क्लियर और नॉट मेंशन इन कमेंट। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास। और आगे की बात हम लोग कल करेंगे। तो अगर आप लोग को इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको इसके नोट्स जो हैंड रिटन है, क्लियर नोट्स हैं, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग उसको देख सकते हैं। और प्लीज़ क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।